हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो, ये अपने जेनेटिक्स यूनिट का पार्ट सेकंड है। जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें अपन ने देखा था जीन, जिसे मेंडल ने फैक्टर बोला, वो एक जनरेशन से करेक्टर को क्या करते हैं, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो अपन बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे कि वो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, और फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका रेप्लिकेशन देखेंगे, और वो अपन जेनेटिक मटेरियल आप सब जानते हैं क्या होने वाला है, डीएनए। फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए प्रोटीन कैसे बनाता है, उनका जीन कंट्रोल कैसा होता है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब कंटेंट होने वाले हैं इस चैप्टर के। तो आज के वीडियो में अपन जो है वो डीएनए के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं, ये सब आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो मॉलिक्यूलर बेसिस होता है इनहेरिटेंस का। न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है डीएनए और एक क्या होता है, आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। प्रोकैरियोट्स में आप सब जानते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जबकि यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जनरली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, वो कुछ वायरसेज में क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बाकी उसके अदर फंक्शंस होते हैं। अब ये सारे फंक्शन अपन चैप्टर में आगे की तरफ करेंगे, यहां अपन सिर्फ उनका नाम देखते हैं कि अदर फंक्शन क्या क्या है। तो आरएनए जो होता है कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है, मैसेंजर का भी काम करेगा, एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, और कैटालिस्ट का भी काम कर सकता है। अब ये सारे काम अपन चैप्टर में आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बेसिकली एक तरह का बायोपॉलीमर है। तो वो किसी चीज के रिपीटेशन से बनता है। तो वो किसके रिपीटेशन से बनता है, न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से बनता है। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है चाहे आरएनए है, वो एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना चाहूं, या डीएनए आरएनए का किसी का भी स्ट्रक्चर करना है, तो बेसिकली मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना होगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके रिपीटेशन से बनता है, न्यूक्लियोटाइड के। तो एक न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड में तीन तरह की चीजें होती है। एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक होता है पेंटोज सुगर, बेसिकली जो 5 कार्बन की सुगर होती है, और एक क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन्स। दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आपकी केमिस्ट्री की बुक में स्ट्रक्चर्स भी है, तो अगर आप डिटेल में उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्यूरिन्स जो होते हैं वो उनमें 2 रिंग होती है, और पिरामिडिन्स में सिर्फ एक ही रिंग होती है। तो प्यूरिन और पिरामिडिन नाइट्रोजन बेस में क्या डिफरेंस होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। प्यूरिन जो है कौन कौन से, एडिनिन और गुआनिन, इन दोनों के स्ट्रक्चर में 2 रिंग होगी। जबकि पिरामिडिन में क्या आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक रिंग होती है। पेंटोज सुगर कौन सी हो सकती है, राइबोज हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो उसमें राइबोज सुगर होगी। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी राइबोज सुगर होगी। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बेसिकली जो होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO3। इसे कैसे बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH, एक और OH और एक और OH, तो 3 H हो गए, और सॉरी ये H3PO4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, और ये फॉस्फोरिक एसिड में ये जो OH है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। आप यहाँ HH लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, H हटा देंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा कंपोनेंट होता है। अब अगर नाइट्रोजन बेस की बात की जाए तो पांचों के पांचों नाइट्रोजन बेस किसी भी न्यूक्लिक एसिड में नहीं होते। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन तो होते हैं किसमें, डीएनए के अंदर। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर। इसका क्या मतलब है, डीएनए आरएनए में प्यूरिन तो दोनों में ही होते हैं, मतलब 2 प्यूरिन है और वो डीएनए में भी होंगे और आरएनए में भी होंगे। लेकिन
पिरामिडीन्स में से सिर्फ एक साइटोसिन ऐसा है जो यूनिवर्सल पिरामिडीन है। इसका मतलब क्या हुआ यूनिवर्सल पिरामिडीन से? वो डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। जहां तक बाकी दो पिरामिडीन की बात की जाए तो आरएनए में अलग पिरामिडीन होता है, डीएनए में अलग। यूरेसिल जो होता है वो बेसिकली किस में होगा? आरएनए में। और थाइमीन जो होगा वो किस में होता है? डीएनए में। तो अगर आपको पूछे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं तो कौन से होते हैं? ए जी सी टी। आरएनए में कौन से होते हैं? तो ए जी सी यू। अगर आपको पूछे ऐसे कौन से नाइट्रोजन बेस है जो यूनिवर्सल है या दोनों में होते हैं, डीएनए आरएनए में, तब अपन लिखेंगे ए जी सी। अगर आपको पूछे ऐसा कौन सा पिरामिडीन है जो यूनिवर्सल है या दोनों में, तो अपन सिर्फ आंसर में सी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए और जी तो क्या है? प्यूरिन से। अब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज सुगर, मतलब ये पहले दो कंपोनेंट आपस में मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब उसमें तीसरा कंपोनेंट जुड़ जाता है तो उसे अपन कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, पहले एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वो न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रैंड बन जाएगा। अब कुछ न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड में ही रहते हैं, जबकि कुछ न्यूक्लिक एसिड में ऐसी दो स्ट्रैंड होगी। जैसे जनरली डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। अब आगे अपन इसको कैसे करने वाले हैं उसको अच्छे से समझना। देखो आज के वीडियो में पहले अपन क्या करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब इररिस्पेक्टिव डीएनए आरएनए लेंगे, सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कंबाइनली समझेंगे कि डीएनए आरएनए कैसे बनता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले अपन देखेंगे न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, फिर देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। उसके बाद अपन हेडिंग डालने वाले हैं डीएनए, और फिर डीएनए के बारे में, मतलब वही सारे स्टेप सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर करेंगे, और फिर अपन देखेंगे एक सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में देखेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं। ये आज के वीडियो के कंटेंट होंगे। पहले आप एक बार इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखो एक तो होती है पेंटोज सुगर, जो 5 कार्बन की एक सुगर होती है। इसमें यहाँ पर 1 डैश या 2 डैश या 3 डैश या 4 डैश या 5 डैश कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन तो यहाँ और 5वां यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 4 नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब अभी अपन स्ट्रक्चर करेंगे तो जो नाइट्रोजन बेस होता है उनमें भी कार्बन की चेन होती है, वहाँ पर भी नंबर दिए जाते हैं। तो वहाँ 1 2 3 का इस्तेमाल होता है, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश का इस्तेमाल होता है। ये जो सेकंड जो कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, अगर HOH लगाते हैं अपन, तब तो ये क्या हो जाता है? राइबोज सुगर हो जाती है। और अगर HH लगाते हैं तो डीऑक्सी राइबोज सुगर हो जाती है। तो अपन ने इसको छोड़ दिया, तो ये अपने पेंटोज सुगर हो गई। अपने काम की पोजीशन कौन कौन सी है? एक तो फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर बाद में अपन नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे। एक ये वाली जहाँ पर अपने ये CS2 के ऊपर जो OH लगा हुआ है इस पर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो फोर्थ पे नहीं जुड़ रहा, फिफ्थ पे जुड़ रहा है। तो फर्स्ट पे तो नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे अपन बाद में, फिफ्थ पर अपन क्या जोड़ने वाले हैं? फॉस्फेट ग्रुप। और जो ये थर्ड जो कार्बन है इसका जो OH है वो डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते समय अपन इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अभी अपन देखेंगे। तो एक कंपोनेंट तो हो गया पेंटोज सुगर, एक अपने हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि बेसिकली क्या होता है? H3PO4, ठीक है। तो देखो H3 हो गए, PO4 हो गया, ठीक है। इसे अपन सिर्फ P से डिनोट करेंगे। और एक नाइट्रोजन बेस होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल वगैरह। सबसे पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोसाइड बनना। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? ये अपना पेंटोज सुगर है, ये इसका 1 डैश कार्बन है, और 1 डैश कार्बन का जो OH होता है वो और या नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्डिंग बनती है, जिसकी वजह से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा एक, और नाइट्रोजन बेस लग जाएगा। तो नाइट्रोजन बेस कहाँ लगता है? पेंटोज सुगर के 1 डैश कार्बन पे लगता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक क्यों कहते हैं? देखो सुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है। तो यहाँ सुगर और बेस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बेस का N इस्तेमाल लेंगे, इसलिए N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अपन को सिर्फ याद कर लेना है। तो अ नाइट्रोजन बेस लिंक विथ OH ऑफ 1 डैश कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर बाय N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और फिर क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें 1 डैश जो था उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है। फिर
नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड देखते हैं। तो जो अगर मैं राइबोज शुगर का इस्तेमाल करता हूँ, तो देखो अच्छे से समझना, राइबोज शुगर अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली आरएनए फॉर्म कर रहा हूँ, और उसमें ए जुड़ सकता है, उसके साथ जी जुड़ सकता है, सी जुड़ सकता है, और यू जुड़ सकता है, टी नहीं। ठीक है, तो जब राइबोज शुगर पर ए जुड़ेगा तो उसे कहेंगे एडिनोसिन, जी जुड़ेगा तो गुआनोसिन, सी जुड़ेगा तो साइटिडीन, और टी तो जुड़ेगा नहीं, यू जुड़ेगा तो यूरिडीन कहेंगे। यही अगर अपन डीऑक्सी राइबोज शुगर ले, कौन सी ले, डीऑक्सी राइबोज, उस पर ए भी जुड़ सकता है, जी जुड़ सकता है, सी जुड़ सकता है, और उसमें टी, यू नहीं आएगा। तो अगर ए जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये न्यूक्लियोसाइड के क्या होंगे, नाम होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो मैं बाद में ये जब डीएनए करेंगे तो अपन वापस इस सबको एक बार फिर मैं आपको अच्छे से भी समझाऊंगा। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5' कार्बन। देखो ये न्यूक्लियोसाइड था, कैसे है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि 1' के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। 5' पे जो CH2OH है अभी भी वैसा ही है, 4 पे जो CH2OH लिखा हुआ वो ऐसा ही है, और 5' कार्बन ये वाला CH2 है, और इस पर जो OH लगा हुआ है इसका इस्तेमाल करूंगा। तो इस वाले OH को हटाकर इसकी जगह पर मैं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा। कैसे जुड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, ये अपने कौन सा हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, और ये CH2OH का OH। ठीक है, तो यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, H2O चला जाएगा, ये तो हट गया सब, और यहाँ से ये इधर से जुड़ जाएगा, CH2 से ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। ग्रुप जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है वो देखो O है, और O के एक तरफ कार्बन और एक तरफ एसिड होता है, ऐसे अपने आपने पढ़ा होगा। ये जो ग्रुप है ये कौन सा कहलाता है, एस्टर ग्रुप कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर P दिख रहा है इसलिए इसे फॉस्फोएस्टर कह दिया। तो CH2 और P के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोसाइड में 1' कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब 5' जो कार्बन है ये वाला, उसके OH की जगह पर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के क्या नाम होंगे, आरएनए के अंदर क्या होंगे, पहले आरएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड कौन से थे, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन। फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यही अगर डीएनए तो पहले उसमें देखते हैं न्यूक्लियोसाइड कौन से थे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। फॉस्फेट जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें फर्स्ट डैश पर तो नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है, 5' कार्बन पे P लगा हुआ है। तो 5' का जो P है वो बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप है, और उसमें जो डबल बॉन्ड O तो था ही था, उसके अलावा 3 OH जो थे उसमें से एक का तो इस्तेमाल इधर जुड़ने के लिए कर दिया, अभी भी ये बाकी है, तो इधर से ये किसी से जुड़ सकता है। तो 5' का जो ये ग्रुप है ये किसी से जुड़ने को बेताब है, और 3' का जो OH है वो भी यहाँ से किसी से जुड़ सकता है। तो अब जब ये न्यूक्लियोटाइड के पास में मैं यहाँ नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड रखूँगा, तो उस न्यूक्लियोटाइड का जो P वाला जो ग्रुप है जिसके ऊपर OH है वो इसकी मदद से जुड़ जाएगा। मतलब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये इसके मान लेते हैं 5' कार्बन है उसका P, और ये 3' कार्बन का OH। ये एक और न्यूक्लियोटाइड ले लिया, उसके 5 कार्बन का ये P, और P के ऊपर क्या होता है, OH होता ही है, और ये 3'। इन दोनों के बीच में H2O निकल जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनेगा अभी अपन देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, एडिनोसिन जब फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट जोड़ दूँ तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एक और जोड़ दूँ तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बेसिकली एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, अब देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डाईन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। पहले डाईन्यूक्लियोटाइड देखते हैं। तो देखो ये अपना क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, OH,
और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ का ये P। बेसिकली नीचे वाले के 5 डैश का P और ऊपर वाले के ये 3 डैश कार्बन का OH काम लेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इससे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, दो जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड, दो से ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 डैश 5 डैश फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। अब पहले अपन को समझना है कि 3 डैश 5 डैश क्यों कहा। 3 डैश इसलिए कहा क्योंकि पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश काम में लेंगे। 5 डैश क्यों कहा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो 5 डैश पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो काम में लेंगे और उन दोनों के बीच में लिंकेज बन रहा है। तो 3 डैश और 5 डैश के बीच में बन रहा है, ऊपर वाले का 3 डैश नीचे वाले का 5 डैश, इसलिए 3 डैश 5 डैश। अब फॉस्फोडाइएस्टर क्यों कहा, तो देखो P जो जुड़ने के लिए बॉन्ड, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ने के लिए बॉन्ड इस्तेमाल करता है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या नीचे भी जुड़ने के लिए जो इस्तेमाल करेगा वो भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो कितने फॉस्फोएस्टर हो गए, 2। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितने फॉस्फोएस्टर है, 2 फॉस्फोएस्टर है, इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्या लिखा, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड जॉइन इन सच अ मैनर एंड फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। In a polynucleotide at one end on 5 dash carbon free phosphate group present, ऊपर वाले पे phosphate group present होता है, उसे 5 dash end कहते हैं। और at another end देखो नीचे की तरफ 3 dash कार्बन पे OH फ्री होता है, उसे 3 dash end कहते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है, नाइट्रोजन बेस छोड़ दो, उसके अलावा जो ये है इसमें क्या क्या आ रहा है, शुगर आ रही है, फॉस्फेट आ रहा है, शुगर आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है, शुगर आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है। तो इसे मैं ऐसे सीधा करके बना सकता हूँ। इसे मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो शुगर और फॉस्फेट की बनी है। इसके अलावा पीछे कौन बच जाएगा, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस अटैच टू दिस बैकबोन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन डीएनए के बारे में। तो देखो अभी तक जो अपन ने किया था वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में अच्छे से समझा, जिसमें अपन ने डीएनए आरएनए दोनों को एक साथ किया। अब देखो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में खाली डीएनए के बारे में पूछा जाता है, तो क्योंकि अपनी बुक में आगे ज्यादा उसी को ही डिस्क्राइब कर रखा है, तो अपन यहां पर फोकस करते हैं अब सेफ और सेफ किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। तो अपनी बुक में हेडिंग है द डीएनए, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो डीएनए की सबसे पहले लेते हैं फुल फॉर्म, क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए जो होता है वो एक तरह का एसिडिक सब्सटेंस है, और इसकी जो डिस्कवरी या फर्स्ट आइडेंटिफाई करने का क्रेडिट जो है वो फ्रेडरिच माइचर को जाता है, जो 1869 में उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया और उसे न्यूक्लिन जो है वो नाम दिया। टेक्निकल इशूज की वजह से उसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता था पूरा का पूरा एक साथ, इसी वजह से उस समय उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया जा सका। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, और फिर वॉटसन और क्रिक का एक मॉडल आया जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं। तो वो स्ट्रक्चर भी अभी अपन करने वाले। पहले अपन कुछ और पॉइंट पर फोकस करते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, जिसे अपन बेस पेयर कहते हैं। जब अभी अपन डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, और एक का जो नाइट्रोजन बेस होगा वो दूसरे के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये जो बेस का पेयर है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का बेस और दूसरे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बेस है वो आपस में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो जो ये पेयर बनेगा उसे कहेंगे एक बेस पेयर। तो वैसे के वैसे बैक्टीरियोफेज में वैसे कितने बेस पेयर होते हैं, 5386। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में कितने होते हैं, 48,502। और ई कोलाई में कितने होते हैं, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, और ह्यूमन में होते हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये सब हैप्लॉइड सेट के। अगर डिप्लॉइड में बात करेंगे तो अपन डबल कर देंगे। जैसे ह्यूमन में कितना है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, लेकिन अगर डिप्लॉइड ह्यूमन सेल का पूछेंगे तो अपन डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी में 2 जगह रीडिंग दे रखी है, एक जगह 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर लिखा हुआ है, एक जगह 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर लिखा हुआ है। तो वो डिप्लॉइड सेट का है, ये हैप्लॉइड सेट का है। और बेस पेयर क्या होते हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो नाइट्रोजन बेस
होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने की वजह से जो एक सेट बनता है, एक इधर का, उसे एक बेस पेयर कहेंगे। अभी इसको अपन बेस पेयर क्या होता है और डिटेल में आगे अपन अच्छे से समझेंगे। तो अब डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। तो 5 कार्बन की पेंटोज शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और एक क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ हाईलाइट बात है कि डीऑक्सीराइबोज का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। देखो वैसे तो अपने बायो में स्ट्रक्चर का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब ऐसा हर एक एटम वगैरह याद करने की अपन को जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो और अच्छे से समझ में आएगा एटलीस्ट अपन डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर अच्छे से समझे तो देखो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पहले कार्बन पे OH, दूसरे पे HH। अगर मैं यहाँ OH लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड पर अगर एक OH लगा दूंगा तो वो राइबोज होगी, उसका ऑक्सीजन निकलने के बाद पीछे H रहता है, इसी वजह से डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ठीक है, यहाँ HOH है, यहाँ CH2OH है, 4 कार्बन ये दिख रहे हैं, 5वां कार्बन ये। इसके ऊपर डैश क्यों लगा रखा है? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो देखो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनमें भी कार्बन की चेन होती है, तो वहां पर 1 2 3 नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ शुगर के अंदर 1 डैश 2 डैश 3 डैश का इस्तेमाल करते हैं। आपके केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसमें ये सब अच्छे से दे रखा है। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से सुनो। थाइमीन जो है, हाँ एक और चीज, एनसीईआरटी में थाइमीन का एक और नाम दे रखा है 5 मिथाइल यूरेसिल। ऐसा क्यों दे रखा है? अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो केमिस्ट्री में दे रखा है उसमें अगर यूरेसिल और थाइमीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है। तो यूरेसिल में 5वें कार्बन पे जब मिथाइल लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? थाइमीन। तो थाइमीन को अपन क्या कह सकते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल कह सकते हैं। तो ये तो हो गए कंपोनेंट। अब अगला स्टेप आप जानते हैं क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? जब शुगर और नाइट्रोजन फॉस्फेट आपस में जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसका जो बॉन्ड होगा उसे कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। अब डीऑक्सीराइबोज अगर ए के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे, गुआनिन के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी गुआनोसिन कहेंगे, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन कहेंगे, और थाइमीन के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन कहेंगे। इसका मतलब डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। 4 न्यूक्लियोसाइड नहीं होते, 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड होंगे। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये जो शुगर है 5 कार्बन की, इसका जो फर्स्ट कार्बन है इसका ये OH है, इसकी जगह पर क्या लगेगा? नाइट्रोजन बेस। एक्चुअल में रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बन गया है ये इसके और इसके बीच में, उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस लग जाता है, AGCT में से कोई भी, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे अपन न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? ये न्यूक्लियोसाइड लेना है और इसके 5वें कार्बन पे अपन को फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है। देखो मैंने पहले भी बताया फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है? P डबल बॉन्ड O, फिर OH, OH और OH। ठीक है, अब क्या होगा? OH OH, तो ये एक जो OH है इसका जो H और इसका यहां से OH जो है वो निकल जाएगा, और उसके बीच में यहां पर क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो CH2OH का तो OH चला जाएगा, यहां से क्या चला जाएगा? H चला जाएगा, और ये इस जगह से ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पर जो CH2OH है वो हटके इसके साथ रिएक्शन की वजह से फॉस्फेट लग जाएगा। अपन को उसमें नहीं पढ़ना है, अपन को बस इतना याद रखना है कि 5th कार्बन पे अपन को फॉस्फेट लगाना है। पहले कार्बन पे कौन सा लगता है? नाइट्रोजन बेस। 5th कार्बन पे कौन सा लगता है? फॉस्फेट ग्रुप लगता है। यहां जब लगा था तो कौन सा बॉन्ड बना था? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां जब बॉन्ड बना है तो CH2 और P के बीच में जो बॉन्ड है उसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस में होता है? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड में कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब डीऑक्सी एडिनोसिन लूं और उस पर फॉस्फेट जोड़ू तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, DAMP।
अगर डीऑक्सी गुआनोसिन पर फॉस्फेट जोड़ू तो DGMP बोले तो डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये अपने क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी। तो देखो ये अपना एक क्या था, न्यूक्लियोटाइड था, जिसके फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, और फिफ्थ डैश कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। ये एक और न्यूक्लियोटाइड ले लिया जिसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस और फिफ्थ कार्बन 5 डैश कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप है इसका, ये कौन से, 5वें कार्बन का, और इसके तीसरे कार्बन पे जो OH लगा हुआ है इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अगेन कैसे बॉन्ड बनेगा, सेम वही। देखो फॉस्फेट में क्या होता है, कितने अपन ने, मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में क्या होता है, OH OH होते हैं। तो एक को तो अपन पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ये तो इधर से पहले से इस्तेमाल है, तो इस वाले का एक का और इस्तेमाल कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यहां से क्या चला जाएगा H, और यहां से क्या चला जाएगा OH, और ये इससे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर वाले जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका तो 3 डैश का OH काम आएगा, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश का क्या काम आएगा, फॉस्फेट का OH काम आएगा, मतलब जो ग्रुप होगा उसका OH काम आएगा। तो 3 डैश और 5 डैश के बीच में बॉन्ड बना है, तो 3 डैश 5 डैश के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं, अभी मैंने पहले भी समझाया था। ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, तो यहाँ टोटल इसमें कितने हो गए, 2 एस्टर बॉन्ड हो गए, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। तो ये दोनों जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, अपने डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया, जिसमें ऊपर वाला एंड क्या कहलाएगा, 5 डैश एंड, क्योंकि ये 5 डैश कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अभी फ्री है। और नीचे वाले का देखो 3 डैश का OH दिख रहा है, तो इसे 3 डैश एंड कहेंगे। अब मैं यहां नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड लाकर इसके नीचे या OH के से बॉन्ड बनाकर मैं जोड़ सकता हूं। तो जोड़ूंगा तो देखो ये 2 तो जुड़े हुए थे, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, ऐसे जितने चाहे जोड़ते जाएंगे, लेकिन पहले का 5 डैश एंड ऐसे ही रहेगा, और लास्ट वाले का OH दिखेगा जो 3 डैश कार्बन पे, इसलिए उसे 3 डैश एंड कहेंगे। तो ये 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, और ये पूरा एक क्या बन गया, अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। तो 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड बाय 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नॉन एज डाइन्यूक्लियोटाइड, व्हेन मेनी मोर सच यूनिट कंबाइन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बन जाता है। अब एक और चीज अपन समझते हैं। देखो ये जो अपने इस तरफ इन नाइट्रोजन बेस पेयर को छोड़ देते हैं अपन, नाइट्रोजन बेस को छोड़ देते हैं, पेयर तो अभी नहीं बने, नाइट्रोजन बेस को अगर छोड़ दे तो ये जो सुगर है और ये फॉस्फेट है, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, इसको अपन एक लाइन से बना लेते हैं। तो ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन को डिनोट कर रही है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर। अब जो ये ATGCA है ये अपन यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, अपना न्यूक्लियोटाइड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, ये एक हो गई जिसमें 5 डैश और ये क्या है 3 डैश, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेस पेयर लगे हुए। ठीक है, तो ये जो डंडी जो है, वो बैकबोन जो है वो सुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, और नाइट्रोजन बेस पेयर क्या है, इस तरफ है। अब अगर मान लो मैं एक इधर और ड्रॉ करता हूं, ये 5 डैश और 3 डैश, तो उसके भी नाइट्रोजन बेस पेयर का रहेंगे, उस तरफ ही रहेंगे। मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, तो इस वाली को क्या करूं, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा कर लेकर आ जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, घुमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 डैश ऊपर चला जाएगा, 5 डैश नीचे, और नाइट्रोजन बेस इस तरफ आ जाएंगे। अब इन दोनों नाइट्रोजन बेस पेयर जो बेसेज है, मतलब पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और कैसे बनेंगे, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, या फिर थाइमिन एडिनिन के साथ, एक ही बात है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और कौन से इंटरेक्शन से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो क्या लिखा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये 5 डैश टू 3 डैश और ये 3 डैश टू 5 डैश, तो एक दूसरे के सामने है, तो पैरेलल। एंटी पैरेलल क्यों का, ओरिएंटेशन उल्टा है, और इससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, जिसमें A T के साथ जुड़ेगा, G C के साथ जुड़ेगा, और A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे।
और ये एक जो है, जैसे ये G और C आपस में जुड़े हुए, तो ये बेस है, ये बेस है, तो दो मिलकर क्या बन गए, बेस पेयर। ये पूरी एक लाइन जो है वन बेस पेयर कहलाएगी। इस वाले में कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इस वाले स्ट्रक्चर में 8 बेस पेयर हो गए। तो अभी अपन ने देखे थे कि ह्यूमन में कितने थे, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर थे। तो वो ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर ह्यूमन में है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो अच्छे से सुनना। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे रखा है, उसमें 100 बेस पेयर दे रखे हैं और नंबर ऑफ साइटोसिन दे रखा है, कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं। क्या क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ बेसेज काउंट करना है अपन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 100 बेस पेयर है और एक बेस पेयर में कितने बेस होते हैं, 2। तो 100 बेस पेयर में टोटल कितने बेस हो जाएंगे, 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 हो जाएंगे। अब इस 200 में से साइटोसिन कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब साइटोसिन तो हमेशा G से जुड़ता है, तो जितना C होगा उतना ही G होगा, इसका मतलब G भी कितने हो जाएंगे, 60। तो 200 में से 60 और 60 तो चले गए, पीछे कितने बचा, 80 बच गया। अब 80 में से A और T होंगे। अब A और T भी आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि जहां A होगा उसके सामने T होगा। इसका मतलब 80 के इक्वल हाफ करना है, तो 40 क्या हो जाएगा A और 40 क्या हो जाएगा T। वापस रिपीट करता हूं, देखो 100 बेस पेयर दे रखे थे, तो एक बेस पेयर में 2 होते हैं, तो 100 बेस पेयर में टोटल कितने बेस हो गए, 200। उसमें से एक दे रखा था, C दे रखा था 60। अगर C 60 है तो G भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि C G के साथ ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो जितने C है उतने ही G होंगे। अब पीछे कितने रह गए, 60 और 60 कितने हो गए, 120। 200 में से 120 माइनस कर दिए तो 80 रह गए। अब 80 में 2 इक्वल हाफ करेंगे, क्यों, अगेन सेम A और T बराबर होंगे, तो 40-40 कर दिए। अब है हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, देखो A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं, 2। या A कितना है, 40 है, तो इसका मतलब T भी 40 होगा। तो 40 जो A होंगे 40 T के साथ जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, हर एक के बीच में 2 बनेगा, तो 40 के बीच में कितना बन जाएगा, 40 इंटू 2, 80 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2। तो 40 A और 40 T के बीच में कितने बनेंगे, 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 हाइड्रोजन बॉन्ड। G और C में एक में 3 बनता है, यहाँ कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं, तो 60 इंटू 3 कर देंगे, 60 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 180। इनको टोटल कर देंगे तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होते हैं। तो देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो इधर अच्छे से सुनना, यहाँ टोटल कितने ये स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मतलब एक बेस पेयर, एक बेस है, 2 3 4 और 5 है। अब इनके बीच में अपन काउंट करते हैं कि बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं। तो ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो 5 लिखने पर मैंने फॉस्फोडाइएस्टर कितने बनाए, 4 बनाए। ये ऊपर वाला फॉस्फोडाइएस्टर नहीं है क्योंकि अभी ऊपर जुड़ा नहीं है, तो 5 में कितने बनाए, 4। हमेशा एक कम होगा, जैसे इधर कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो फॉस्फोडाइएस्टर कितने होंगे, एक इनके बीच में, एक इसके बीच में 2, एक इनके बीच में 3, एक इनके बीच में 4, एक इसके बीच में 5 6 और 7। तो 8 में कितने आ रहे, 6 आ रहे। मतलब जितने बेस पेयर होंगे उससे एक कम। बेस पेयर कितने लिखे थे अपन ने, 100 बेस पेयर लिखे थे, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 99। कितने हो जाएंगे, 99। अब है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितने होते हैं। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमेशा क्या होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के डबल होंगे। तो 99 अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 99 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 198। ठीक है, तो आप ये एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार डीएनए की डिस्कवरी के कुछ पॉइंट वापस रिकॉल करते हैं। अपन ने पहले देखा था कि फ्रेडरिच माइस्चर 1869 उन्होंने डीएनए को फर्स्ट बार आइडेंटिफाई किया, न्यूक्लिन नाम दिया। एनसीईआरटी लिखती है ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, और किस चीज़ में लिमिटेशन है कि इतना बड़ा जो डीएनए का पॉलीमर है वो इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट करने में प्रॉब्लम थी। इसी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए काफ़ी समय तक इल्यूजिव रहा, मतलब पता नहीं चला कि क्या था। उसके बाद विल्किंस और फ्रैंकलिन ने
एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया और उसके कुछ डेटा जुटाए। और इरविन चारगॉफ ने केमिकल एनालिसिस से एक बात पता की कि एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है, गुआनोसिन और साइटोसिन का जो रेशियो है, वो आपस में बराबर भी होगा और 1 का भी होगा। अब A/T का 1 आने का मतलब है कि A और T बराबर है, और G और C जो है उसका रेशियो 1 आने का मतलब है कि वो भी आपस में क्या है, बराबर है। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A+G/T+C वो है बराबर, और इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस गुआनोसिन इक्वल टू थाइमिन और साइटोसिन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सब चारगॉफ प्रिंसिपल है। तो ये डेटा और चारगॉफ का ये लॉ इस्तेमाल करके वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक मॉडल दिया 1953 में, ठीक है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, इनको भी मिला था, ठीक है। तो नोबेल प्राइज विनर थे वॉटसन और क्रिक, और उन्होंने कैसा मॉडल दिया वो अभी अपन को देखना है। तो देखो, अभी अपन ने समझा ही था कि डीएनए के अंदर जो होती है 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये, और उसके बाद में एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो ये किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। उसके पॉइंट क्या क्या थे, पहला पॉइंट था कि देखो इसमें एक नहीं कितनी चेन है, 2 चेन है, ठीक है, और दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये 5' से स्टार्ट हो रही है, देखो ख़त्म कहाँ पर होगी, 3' पर, और ये 3' से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है, 5' पर, ठीक है। और एक चेन का जो बेस है दूसरी चेन के बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, और ये पूरा जो एक सेट बनेगा ये क्या कहलाएगा, बेस पेयर। गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ, गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है वो सुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और जो ये बीच में है ये बेस पेयर है। एक और चीज़, 2 बेस पेयर के बीच की जो ये गैप है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है 3.4 नैनोमीटर का है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएंगे। इसका मतलब ऐसे ये कितने बेस पेयर होंगे, 10 होंगे। अपने यहाँ डायग्राम में 4 बना रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, यहाँ पर 10 होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या थ्योरी है। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिया था उसके ऊपर बेस्ड था, और इसका एनसीईआरटी लिखती है हॉलमार्क, मतलब मेन पॉइंट क्या था, बेस पेयरिंग। और उन्हें वो बेस पेयरिंग का अंदाजा किससे हुआ, इरविन चारगॉफ से हुआ, जिन्होंने लॉ क्या दिया था, A/T इक्वल है G/C इक्वल है 1 से। फीचर्स देखते हैं। पहला, डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, वेयर बैकबोन इज मेड ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन कौन सी, ये जो अपन बना रहे हैं ये बैकबोन है, और ये किसकी बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट की, और अंदर की तरफ क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। 2 चेन हैव एंटी पैरेलल, एक 5' से 3', एक 3' से 5'। नाइट्रोजन बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको क्या कहेंगे, बेस पेयर। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, गुआनोसिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं 2 बनते हैं, गुआनोसिन और साइटोसिन के बीच में जो बनते हैं 3 बॉन्ड बनते हैं। प्यूरिन जो होता है वो हमेशा किसके सामने आएगा, पिरामिडिन। देखो एडेनिन जो है वो प्यूरिन है, टी क्या है, पिरामिडिन। गुआनोसिन प्यूरिन है, सी क्या है, पिरामिडिन, ठीक है। तो ये तो अपने हो गए 3 पॉइंट। 4th पॉइंट अपना क्या होगा कि द 2 चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंड टर्न होगा, ठीक है। 2 जो है वो राइट हैंडेड फैशन में टर्न लेगी, और द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। पिच बोले तो ये जो पूरा है ये 3.4 नैनोमीटर का होता है, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। इसका मतलब 2 बेस पेयर के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। एक लास्ट पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक के ऊपर बेस पेयर दूसरा क्या करता है, स्टैक बनाता है, एक के ऊपर दूसरे होते हैं। तो अगर आपको कभी पूछे कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है
किस वजह से होता है, तो उसके दो कारण लिखने हैं। एक तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक बेस पेयर एक के ऊपर दूसरे होते हैं। ये स्टैकिंग क्या करती है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या लाती है, स्टेबिलिटी लाती है। तो ये अपना था वॉटसन एंड क्रिक का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, डीएनए के बारे में अच्छे से देख लिया, अब अपन सेंट्रल डॉगमा करेंगे, उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन सेंट्रल डॉगमा। देखो सेंट्रल डॉगमा मतलब मेन थीम क्या है, किस चीज के लिए मेन थीम देखनी है अपन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। तो जब डीएनए मॉडल की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद में वॉटसन क्रिक में से जो क्रिक थे उन्होंने सेंट्रल डॉगमा दिया था, और उन्होंने क्या बताया सेंट्रल डॉगमा से कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग सेल में किस तरीके से चलता है। तो उन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है वो पहले आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। तो यहां तीन चीज हो गई, डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाएगा, इसे कहेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहेंगे ट्रांसलेशन। इस चैप्टर में अपन को ये तीनों टॉपिक भी डिटेल में करने हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, और ट्रांसलेशन कैसे होता है। ये अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। देखो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जब वो किसी होस्ट में जाते हैं तो उनके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, जबकि होस्ट में क्या है, डीएनए। तो पहले वो क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो ये तो उल्टा काम किया, किसका उल्टा किया, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा किया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, और ये वायरसेज क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या लिखा हुआ है, दैट इज आरएनए टू डीएनए बनाएंगे, इट इज नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि डीएनए को पैक कैसे करते हैं। अब ये टॉपिक क्यों करना है, तो ध्यान से सुनना। अभी अपन ने देखा था कि ह्यूमन के एक सिंगल हैप्लॉइड सेट होता है 3.3 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 9 बेस पेयर होते हैं। तो मतलब डिप्लॉइड सेट कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर का। और अभी जब अपन ने वॉटसन क्रिक का मॉडल देखा था तो उसमें था कि दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना था, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 0.34 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या लिखा था, 0.34 10⁻⁹ लिख दिया। ठीक है, नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ अब इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो कितना बचता है, 2.2। तो 2.2 मीटर का डीएनए होता है एक सेल के अंदर, और सेल में भी कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब एक माइक्रोमीटर जगह है और वहां पे 2.2 मीटर की चीज मेरे को फिट करनी है। इसका मतलब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करके फिट करना पड़ेगा। जैसे वो धागा जो आता है ना, जिसे अपन सिलाई वगैरह करते हैं, उसको एक सिलेंडर पर ऐसे लपेट के देते हैं। अगर सोचो कि वो थ्रेड ऐसे सीधा खुला होता तो कितना मुश्किल होता उसको घर में कहीं स्टोर करना, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है। अपन क्या करते हैं, उस एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके ऊपर धागे को लपेट के फिर अपन दुकान से परचेज करके लाते हैं। तो एक कम जगह पर एक लंबा सा धागा अपन ने क्या किया, इकट्ठा किया, तो वो पैकेजिंग है। तो वैसे डीएनए का इतना लंबा धागा, मतलब एक सेल में 2.2 मीटर लंबा धागा 10⁻⁻⁶ न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे। तो सेम तरीका होगा, एक कोई चीज होगी उसके ऊपर अपन उसको लपेट देंगे। तो अपन को वही देखना है कि वो चीज कौन सी है जिसको डीएनए को रैप करने के लिए इस्तेमाल लेंगे, कैसे होगा, वो सब अपना टॉपिक होगा डीएनए का पैकेजिंग करना। तो डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज कंडेंसेशन एंड कीपिंग वेरी लॉन्ग डीएनए इनटू स्मॉल एरिया। पहले अपन देखते हैं कि प्रोकैरियोट में कैसे करते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उनमें भी स्कैटर्ड नहीं होता है। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि उनमें भी क्या नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है, मतलब फैला हुआ नहीं है। इट इज पैक्ड इन अ स्मॉल रीजन, जिसको अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होता, जहां वो डीएनए पैक होगा उसी जगह को अपन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा मान सकते हैं। अब डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है,
और कैसा होता है, एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मैं डीएनए को एक टर्न, जैसे मान लो ये डीएनए का एक टर्न है और इसके पास में जैसे ही दूसरा टर्न करूंगा तो दोनों में तो रिपल्सन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो मुझे डीएनए को लपेटने के लिए, डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो मुझे एक पॉजिटिव चार्ज का कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर मैं डीएनए को रैप कर सकता हूं। तो वो मैं प्रोटीन लूंगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन लूंगा। अब डीएनए एसिडिक है तो वो प्रोटीन बेसिक है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो बेसिक पॉजिटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन कैसे होती है। तो देखो इसका आंसर भी बायोमोलिक्यूल में मिलता है, अपने 11th बायोमोलिक्यूल में भी है, 12th बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में भी है। देखो एमिनो एसिड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो वो प्रोटीन जो ज्यादा बेसिक एमिनो एसिड रखती है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रोटीन है बेसिकली इनमें क्या ज्यादा है, बेसिक एमिनो एसिड ज्यादा है। तो सो कंडेंसेशन और पैकेजिंग इज डन in form of large loop with the help of basic protein in basic protein। और प्रोकैरियोट में बेसिक प्रोटीन कौन सी होती है, पॉलीएमाइंस, जबकि यूकैरियोट में कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हिस्टोन। इसलिए प्रोकैरियोट वाली प्रोटीन को अपन कह रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कि भाई हिस्टोन नहीं है, कोई दूसरी है। और दूसरी कौन सी होती है, पॉलीएमाइंस होती है एक्चुअल में। और ये पॉलीएमाइंस ले लिया और इसके ऊपर अपन ने ऐसे डीएनए को रैप कर दिया, डीएनए के बड़े बड़े लूप हो जाते हैं। इस तरीके से प्रोकैरियोट में क्या किया जाता है, डीएनए को पैक किया जाता है। अब यूकैरियोट में जो होगा और ज्यादा कंडेंसेशन करना होगा क्योंकि उनका डीएनए बहुत बड़ा होता है। तो उनमें कैसे पैकेजिंग होती है वो अभी अपन समझते हैं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कि यूकैरियोट में पैकेजिंग कैसे होती है। तो यूकैरियोट में पैकेजिंग लेवल में होगी। पहले अपन जो डीएनए जो है उससे न्यूक्लियोसोम बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम से अपन क्या बनाएंगे, क्रोमेटीन बनाएंगे। और क्रोमेटीन और ज्यादा कंडेंस होता जाएगा और लास्ट में जो एकदम कंडेंस स्टेज होगी उसे क्रोमोसोम कहेंगे। अब ये सारा प्रोसीजर कैसा होगा उसे अपन समझते हैं। तो इन यूकैरियोट बेसिक हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीएमाइंस का किसमें हुआ था, अपने प्रोकैरियोट में हुआ। यहां हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल होगा किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने के लिए। दोनों में कॉमन सिर्फ इतना है कि चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट, दोनों में जो प्रोटीन है वो बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। हालांकि प्रोटीन अलग अलग है, उसमें पॉलीएमाइंस थी, यहां पर हिस्टोन है। तो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के बारे में समझते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है। अब ये बेसिक क्यों है, मैंने अभी कारण बताया था कि इनमें बेसिक एमिनो एसिड के नंबर ज्यादा होंगे। जैसे कि बुक लिखती है लाइसिन, आर्जिनिन, ये बेसिक एमिनो एसिड है, इनके नंबर हिस्टोन में ज्यादा होते हैं, इसलिए हिस्टोन कैसी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन। टोटल 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। कोई तकलीफ नहीं। अब ऑक्टामर, ऑक्टामर क्या होता है, तो देखो ऑक्टामर नाम से क्लियर है, ऑक्टा मतलब 8, मर मतलब पार्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके 8 पार्ट होंगे। तो बेसिकली यहां जो 5 हिस्टोन प्रोटीन थी इसमें से आप H1 को छोड़ दीजिए, H2A, H2B, H3 और H4, 2 ऑफ ईच, हर के 2-2, तो 4 ले रहा हूं और हर के 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4, ये सब आपस में एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये ऐसे 4 इसके पीछे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्टामर कहेंगे। ये ऑक्टामर किसका बना होता है, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन का बना होता है। इसमें H1 नहीं होता, H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं और हर के 2-2 होते हैं। तो टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक कलेक्शन जिसे ऑक्टामर कहेंगे। फिर आते हैं न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। जो ये मान लो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टोन ऑक्टामर है, जिसमें कौन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4 है, सबके 2-2 है, तो ऑक्टामर हो गया। और इसके ऊपर, उसके ऊपर जैसे मान लो ये हिस्टोन है तो इसके ऊपर किसको रैप किया जाएगा, डीएनए को रैप किया जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। ना तो ऑक्टामर में H1 प्रोटीन होती है और ना ही न्यूक्लियोसोम में H1 प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर रेड कलर का स्ट्रक्चर डीएनए लपेटा हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। तो H1 कहां गया, तो जब इसको लपेट कर ऐसे आगे जाएंगे
तो ये यहां से खुले ना, इसके लिए H1 प्रोटीन उसके ऊपर लगाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के ऊपर H1 प्रोटीन लगी रहती है, ठीक है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल वहां करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये अपन जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग में डीएनए को, एक न्यूक्लियोसोम पे डीएनए को कितनी बार ऐसे लपेटेंगे। तो इसका आंसर है कि 1.75 टर्न होते हैं, मतलब एक पूरा टर्न और 3/4 टर्न और होते हैं। अब 3/4 कैसे है तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक चीज है, तो इसमें से एक पूरा टर्न कर दिया, ठीक है। फिर उस चीज के चारों तरफ आधा टर्न और कर दिया, और फिर ये जो पीछे आधा हिस्सा रहा है उस आधे हिस्से में देखो, ये पीछे जो आधा हिस्सा रहा है उसमें भी आधा और आऊंगा, आधे का भी आधा, और फिर ऐसे चला जाऊंगा। देखो ये सर्कल, एक तो पूरा सर्कल पूरा टर्न, फिर ये देखो ये आधा सर्कल, और फिर आधे का आधा, और फिर आगे मतलब अगले न्यूक्लियोसोम की तरफ चला जाऊंगा। तो टोटल कितना टर्न होता है 1.75 टर्न। एक कंप्लीट टर्न होता है, एक हाफ टर्न और एक हाफ का भी हाफ, तो टोटल कितना हो गया 1.75 टर्न। और एक न्यूक्लियोसोम में अगर मैं बेस पेयर देखूं कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक न्यूक्लियोसोम जो होगा, और न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम में होंगे। तो अभी तक अपन ने हिस्टोन प्रोटीन देखी, उनका ऑक्टामर बनाया, उसके ऊपर अपन ने क्या किया, डीएनए को रैप किया, कितना 1.75 टन, और फिर उस मॉलिक्यूल के ऊपर अपन ने क्या चिपका दिया, H1 चिपका दिया। अब ये देखो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डीएनए रैप किया, फिर ये लगा दिया, फिर थोड़ा सा आगे फिर एक और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, फिर वैसा वैसा ही ये एक न्यूक्लियोसोम उसके ऊपर लगा हुआ H1, फिर एक और न्यूक्लियोसोम उसके ऊपर लगा हुआ H1, ये और न्यूक्लियोसोम उसके ऊपर H1, तो ऐसे चलता ही रहता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन कहलाएगा। एनसीईआरटी लिखती है कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे एक मोतियों की माला होती है, मोती जो होता है वो बीड्स जो है वो न्यूक्लियोसोम है, फिर अगला बीड जो है वो भी न्यूक्लियोसोम है, और बीच में जो थ्रेड होता है हल्का सा वो क्या है, वो डीएनए है वो भी, ठीक है। तो देखो यहाँ जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके ऊपर जो लपेटा हुआ है उसे बाइंडिंग डीएनए कहेंगे। बाइंडिंग डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या ये चिपका हुआ रहता है H1 प्रोटीन, फिर ये अगला न्यूक्लियोसोम, और इन दोनों के बीच में जो डीएनए का हिस्सा है उसे लिंकर डीएनए कहेंगे। तो इस तरीके से डीएनए क्या होता है, पैक होता रहता है, और ये स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कहलाता है। तो अब साइज वाइज देखते हैं। तो डीएनए जब डीएनए के फॉर्म में ही है तो उसकी साइज 2 नैनोमीटर है। अब देखो जैसे जैसे उसकी फोल्डिंग होती जाएगी वो ऐसे साइज में तो कम होता जाएगा, लेकिन विड्थ उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब वो कंडेंस होगा, बड़ा दिखने लगेगा। तो डीएनए 2 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियोसोम जब बनता है तो 10 to 11 नैनोमीटर का होता है। फिर न्यूक्लियोसोम से जब क्रोमेटिन बनने लगता है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये दोनों आपस में किस वजह से, पहले तो ऐसे जुड़ेंगे, फिर ये और पास पास में क्यों आएंगे, और कंडेंसेशन क्यों होगा। तो एक का H1 दूसरे का H1, ऐसे देखो सपोज करो ये एक न्यूक्लियोसोम था और ये उसका H1, फिर ये क्रोमेटिन फाइबर ऐसे था, ये दूसरा उसका ये H1, तो इन H1 के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये और पास पास में आएंगे। तो क्रोमेटिन में जो फर्दर कंडेंसेशन या फर्दर पैकेजिंग होती रहती है वो किसकी वजह से होती है, H1 इंटरेक्शन की वजह से, जिसकी इसकी साइज और बढ़ती रहती है और कंडेंसेशन होता रहता है। 30 नैनोमीटर, फिर 40, 50, 100, 200, 300, 400, मतलब बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। अब ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 30 नैनोमीटर से होता है। कब तक अपन उसे क्रोमेटिन ही बोलेंगे, जब तक वो कंडेंस होकर 1400 नैनोमीटर का नहीं हो जाता। जब वो 1400 नैनोमीटर जितना कंडेंस हो जाएगा तो उसे अपन क्रोमोसोम कहेंगे। तो डीएनए को पैक कैसे किया, पहले डीएनए लिया, उसको हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप किया, न्यूक्लियोसोम बना, उसे और कॉम्पैक्ट किया, क्रोमेटिन बना, और कॉम्पैक्ट किया, और कंडेंस क्रोमेटिन बनता गया, और लास्ट में क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। एक और चीज, क्रोमेटिन जब होता है उसके बाद क्रोमोसोम जितना कंडेंसेशन कौन करवाता है, तो वो करवाता है एनएचसी प्रोटीन। क्या कराता है, एनएचसी प्रोटीन, में यहां पर कहीं नाम लिख दिया है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अपन ने उन प्रोटीन को कह दिया भाई ये हिस्टोन नहीं है, कोई और प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन नाम दे दिया, ठीक है। एक और चीज, ये क्रोमेटिन जब
मतलब कंडेंसेशन होने लगता है। तो पहले देखो ये खुला हुआ है, फिर बाद में और कॉम्पैक्ट होता जाएगा। तो क्रोमेटिन के दो इलाके हो गए, एक यू क्रोमेटिन जहां कम कॉइलिंग है, एक हेट्रोक्रोमेटिन जहां ज्यादा कॉइलिंग है। जो कम कॉइलिंग है उसमें हिस्टोन भी कम होंगे, क्योंकि देखो दूर दूर है तो कम ही काउंट होंगे। जैसे इसको एक मानूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, जबकि इतने में से देखो 1 2 3 4 5 है, बहुत सारे। तो इसमें ज्यादा हिस्टोन होंगे, इसमें कम। इसमें डीएनए कम होगा, इसमें डीएनए ज्यादा। अब एसिटोकार्मिन करके एक डाई होती है जिससे डीएनए को क्या किया जाता है, स्टेन। अगर मैं इन दोनों जगह डालूं तो यहाँ डीएनए कम है तो स्टेन भी कम होगा। तो ये लाइटली स्टेन होता है, ये डार्कली स्टेन होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो अभी अपन ने देखा था, डीएनए से आरएनए बनने वाला प्रोसीजर, इसमें आसानी से होता है क्योंकि जगह है एंजाइम वगैरह के ऐड होने के लिए, इसमें नहीं है। तो यू क्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से ज्यादा सही है, मोर एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से लेस एक्टिव होता है। लास्ट में क्रोमोसोम, ये अभी अपन ने देखा कि क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस्ड एंड पैकेज इन फॉर्म ऑफ एडिशनल प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन सी होती है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसे एनएचसी कहते हैं। और ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस होना, ये सब कब होता है, सेल डिवीजन। मतलब जो प्रोफेज में भी दिखता है, लेकिन एकदम कंडेंस फॉर्म कब दिखती है, मेटाफेज के अंदर दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से, इस पूरे तरीके से अपने यूकैरियोट में डीएनए क्या होता है, पैकेज्ड रहता है। तो ये था अपने आज का वीडियो, जिसमें अपन ने द डीएनए टॉपिक के बारे में किया। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंट्रल डॉगमा क्या था, और डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं, वो सब अपन ने देखा। अब जब अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।